डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा काइनेमेटिक्स की सीरीज़ में आज लेक्चर नंबर 5 में आप लोगों को स्पीड वर्सेस वेलोसिटी समझाऊंगा। यानी आज का लेक्चर का हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि मैं आप लोगों को स्पीड के बारे में बताऊंगा, टाइप्स ऑफ स्पीड डिस्कशन करेंगे और उसके बाद वेलोसिटी पर पहुंचेंगे और टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th के बच्चों के लिए। और टाइम मिलने पर यानी लेक्चर के एंड में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को भी कवर करेंगे। तो ये आज का लेक्चर बड़ा मज़ेदार होने वाला है, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। तो बच्चों सबसे पहले हेडिंग लगाइएगा आप लोग, स्पीड। तो स्पीड है क्या बच्चों? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन is called speed of an object। किसी ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट की स्पीड। यानी स्पीड का फॉर्मूला जो बनेगा बच्चों, स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये स्पीड का फॉर्मूला बन गया बच्चों। यहाँ से अगर हम इसकी यूनिट की बात करेंगे तो एसआई यूनिट जो बनेगी वो बन जाएगी, डिस्टेंस की होती है बच्चों मीटर और आपका टाइम का हो गया सेकेंड। इस हिसाब से जो एसआई यूनिट बनेगी वो बनेगी इसकी मीटर पर सेकेंड। इसके बाद में अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करें, ये क्वांटिटी है कैसी, तो ये एक बच्चों स्केलर क्वांटिटी होती है। इसमें हमेशा डिस्टेंस यानी कि मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इसमें कभी भी डायरेक्शन की बात नहीं करेगा। यानी कहना चाहिए कि जो इस क्वांटिटी में डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड होता है या मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है, वो क्वांटिटी कंसीडर की जाती है वेक्टर क्वांटिटी में। और जिन क्वांटिटी में केवल और केवल मैग्नीट्यूड ही होता है, डायरेक्शन नहीं होती है या डायरेक्शन की बात ही नहीं कर पाता, ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी के अंदर कैटेगराइज करते हैं। तो जो स्केलर क्वांटिटी में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वांटिटी हो गई वो स्पीड हो गई, क्योंकि स्पीड को हम ये नहीं बता सकते कि किस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रहा है उसी को हम बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट की स्पीड। बच्चों अगर हम इसकी क्लास 11th में डायमेंशनल फार्मूले की बात बहुत करते हैं, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे तो जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा, डायमेंशनल फार्मूला, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला बनेगा बच्चों, डिस्टेंस का हो गया लेंथ यानी l और टाइम का हो गया t। इस हिसाब से ये बनेगा आपका LT-1। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्टेंस स्पीड के बारे में मिल गई है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड की। टाइप्स ऑफ स्पीड, तो बच्चों सबसे पहले बात करेंगे हम यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड नंबर पे बात करेंगे वेरिएबल स्पीड, इसको हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी कह सकते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में ही हम डिफाइन करेंगे एवरेज स्पीड को, और उसके बाद में हम आ जाएंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड की यानी एक समान चाल की, उसके बाद में वेरिएबल स्पीड की यानी परिवर्ती चाल की, उसके बाद में हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की यानी औसत चाल की, और चौथे नंबर पे बात करेंगे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की यानी तात्क्षणिक चाल की। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। तो बच्चों यूनिफॉर्म में एक ही एग्जांपल से ये सारी की सारी स्पीड्स आपको कवर करा देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड की, तो यूनिफॉर्म स्पीड में मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, आपको उसके ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करनी है। ठीक है, तो मैंने लिया है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट
और इस ऑब्जेक्ट का यहाँ मैं देख रहा हूँ डिस्टेंस कितना कवर किया है उसने, और ये ले लिया मैंने टाइम इंटरवल। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि शुरू के 1 आवर में उस बंदे ने जो डिस्टेंस कवर की है वो की है 30 किलोमीटर, उसके बाद नेक्स्ट 1 आवर में वो बंदा कर रहा है 30 किलोमीटर, कोई एक ऑब्जेक्ट है। फिर अगले 1 घंटे में उस बंदे ने 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर किया, फिर नेक्स्ट 1 आवर में वो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। बच्चों आप क्या देख रहे हैं, इस पूरे डेटा से आपको ये दिखाई दे रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है वो प्रत्येक 1 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है ना। यानी उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो पर यूनिट आवर में वो 30 किलोमीटर है। यानी कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, यानी उसका मोशन जो है यूनिफॉर्म है और वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। अगर आप यहाँ पे स्पीड की कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर जो स्पीड निकल के आएगा, स्पीड इक्वल टू बताया मैंने डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी यहाँ आप निकालेंगे तो 30/1 इक्वल टू 30 निकल के आएगा। आप इस वाले टाइम इंटरवल में चेक कीजिए 30/1 इक्वल टू फिर से 30 आएगा। इस वाले टाइम इंटरवल में चेक कीजिए 30/1 इक्वल टू फिर से 30, और इस वाले टाइम इंटरवल में चेक करेंगे तो भी 30/1 इक्वल टू 30 ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि आपके पास में स्टार्टिंग से मोशन जो हुआ, कोई बॉडी चलना शुरू हुई, कोई मान लीजिए कोई बस है या कोई ट्रेन है, हर 1 घंटे में वो केवल 30 ही किलोमीटर चल रही है, तो उसकी स्पीड को हम बोलेंगे कि वो वस्तु या वो ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। ठीक है, अब बच्चों बात करेंगे हम सेकेंड नंबर पे। अगर मैं बात करूं वेरिएबल स्पीड की, सेकेंड टाइप है हमारा वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड को हम लोग बच्चों बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब वेरिएबल स्पीड का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक टाइम इंटरवल में उस वस्तु के द्वारा तय की गई जो डिस्टेंस है वो अलग अलग होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि पहले के 1 घंटे में वो बंदा 30 किलोमीटर चल रहा है, अगले 1 घंटे में मान लीजिए वो 20 किलोमीटर चला, फिर अगले 1 घंटे में उसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 40 किलोमीटर हो गई। हो सकता है कि बहुत खाली रोड मिला हो तो 40 किलोमीटर से चला है, फिर अगले 1 घंटे में पता चला कि वो केवल 10 ही किलोमीटर से चल रहा है। यानी कि आप ये देखिए कि प्रत्येक टाइम इंटरवल में उस ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई दूरी जो है वो अलग अलग है। जैसे कि अगर हम प्रत्येक आवर की अगर हम स्पीड की बात करें तो यहाँ जो स्पीड निकल के आएगी वो निकल के आएगी 30/1 इक्वल टू 30, यानी यहाँ देखेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 20/1 इक्वल टू 20। फिर तीसरे टाइम इंटरवल में देखा 40/1 इक्वल टू 40, और चौथे टाइम इंटरवल में मुझे दिखाई दे रहा है 10/1 इक्वल टू 10। कहने का मतलब ये है कि आप इस डेटा से क्या अनुमान लगा रहे हैं, आप इस डेटा से ये अनुमान लगा रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट के द्वारा पहले 1 घंटे में जो स्पीड कवर की गई है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, अगले 1 घंटे में जो स्पीड कवर की गई है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, तीसरे घंटे में आपने चेक किया ये 40 किलोमीटर पर आवर आ रही है, और नेक्स्ट 1 आवर में चेक किया तो वो 10 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक टाइम इंटरवल में उस ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है। ठीक है ना, अगर आप इस डेटा से देखेंगे तो तीसरे आवर में उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा थी, और सबसे कम स्पीड जो है वो चौथे घंटे में निकल के आ रही है 10 किलोमीटर पर आवर, यानी उस पूरे 1 आवर में वो केवल 10 ही किलोमीटर चला है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये पता चल रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो वेरिएबल है। ठीक है ना, अब बात करेंगे बच्चों एवरेज स्पीड की, जो कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड का एक इंपॉर्टेंट टाइप हो जाता है, सब टाइप हो जाता है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की, तो बच्चों एवरेज स्पीड अगर आपसे पूछता है, और लगभग 70% क्वेश्चंस एवरेज स्पीड पर ही आते हैं, चाहे आपका कोई नीट का एग्ज़ाम हो और चाहे किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की बात करें, वो एवरेज स्पीड पे पूछ ही लेता है। तो एवरेज स्पीड का बच्चों आपको केवल एक ही फॉर्मूला याद रखना है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम या टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। अब देखिए बच्चों, अगर मैं इसी डेटा का अगर मैं एवरेज स्पीड निकालूं, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, एवरेज स्पीड देखूंगा कि इस पूरे यात्रा के दौरान उस बंदे की या उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या है। तो टोटल डिस्टेंस देख लीजिए, तो पहले चला है वो 30 किलोमीटर,
फिर चला है 20 किलोमीटर, उसके बाद चला है 40 किलोमीटर, फिर सबसे आखिरी में चला है 10 किलोमीटर। ऐसा करने में उसे टोटल टाइम कितना लगा? सो पहला 1 घंटा, फिर नेक्स्ट 1 घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटा, यानी कि टोटल हो गया 30 + 20 50 + 40 90 + 10, ये हो गया 100 और अपॉन में आ गया ये 4। इसका मतलब अगर आप 100 / 4 करेंगे तो 25 किलोमीटर पर आवर जो है वो उस बंदे की एवरेज स्पीड है। तो बच्चों एवरेज स्पीड निकालने का सबसे सिंपल वे यही है कि आपके सामने जितना भी टाइम इंटरवल दिया है और जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल की है उस ऑब्जेक्ट ने, आप टोटल डिस्टेंस में हमेशा टोटल टाइम इंटरवल का डिवाइड कर दीजिए। इससे आपकी या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड निकल जाएगी। ठीक है, अब बच्चों बात करें हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की। ये एक नई स्पीड आ गई है, तो अगर हम इसे समझें इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो हेडिंग लगा लीजिएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। 4th नंबर है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड को अगर हम बात करेंगे तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में किसी पर्टिकुलर मोमेंट में उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए हम जो स्पीड निकालेंगे, तो बच्चों यहाँ पर हमें एक डिफ्रेंशिएशन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाएगा और मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जहाँ फिजिक्स में कोई भी चीज़ छोटी हो जाए वहाँ पर हम डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करते हैं। तो अगर हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो इसको लिखने का जो मैनर होता है वो होता है v = लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू 0, यानी डेल्टा टी टेंड्स टू 0। डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है और इसे हम बोल सकते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा x हो गया कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और डेल्टा टी हो गया टाइम इंटरवल। जब हम डेल्टा टी को इसमें अप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है dx/dt। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला है। अगर मैं बात करूँ इसका एक एग्जांपल की, मान लीजिए आपके सामने दिया हुआ है x = t³ - 2t² + 4t। आपको निकालना है फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t = 2 सेकेंड। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, अगर वो बोलता है इंस्टेंटेनियस स्पीड 2 सेकेंड में निकालिए या आपसे बोलता है कि स्पीड ही निकालिए 2 सेकेंड पर, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले सिंपली डिफरेंशिएशन कर देना है। तो जो v होता है वो dx/dt होता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कि v निकालने के लिए मुझे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा t के रेस्पेक्ट में, यानी इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो d/dt और x की वैल्यू क्या है t³ - 2t² + 4t, ये आएगा आपका 3t² - 2 2 4t + 4, ये आपका निकल के आ गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब बच्चों यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा कि एट t = 2 सेकेंड, क्योंकि मुझसे 2 सेकेंड की पूछा है, तो v कितना हो जाएगा मेरा, v = 3 × 2² - 4 × 2 + 4, इस हिसाब से आएगा ये 12 - 8 + 4। ठीक है, 2 2 4 3 12 - 4 2 8 + 4, यानी 12 और 4 हो गया 16 - 8, यानी इसका आंसर आएगा बच्चों 8। तो ये आपकी स्पीड निकल के आई है 8 मीटर पर सेकेंड, यानी t = 2 सेकेंड पर जो उसकी स्पीड है वो कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों बात करेंगे हम वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी क्या है, हेडिंग लगाइएगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होता है इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का ये रेट ऑफ चेंज होता है, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में किसी
पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट के द्वारा तय किया गया डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है, ये कहलाती है उसकी वेलोसिटी। यानी इसका जो एसआई यूनिट बनेगा वो सेम रहेगा स्पीड की तरह, डिस्प्लेसमेंट आपका मीटर में और टाइम इंटरवल भी आपका आ गया सेकेंड में, है ना। अगर इसकी क्वांटिटी की बात करूँ, ये क्वांटिटी है तो है कैसी, तो ये बच्चों क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। डायरेक्शन स्पीड की ही डायरेक्शन में होगा, यानी जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उधर ही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। अगर हम बात करें इसकी डायमेंशनल फॉर्मूले की, तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी इसका सेम रहेगा जैसा स्पीड का है। डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एल में और ये हो गया टी में, इस हिसाब से ये आपका बनेगा एल टी की पावर -1, ठीक है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आया है वेलोसिटी का। अब बच्चों बात करेंगे हम वेलोसिटी के टाइप की, तो वेलोसिटी कितने टाइप की होती है, तो बच्चों वेलोसिटी का टाइप भी सेम है। सबसे पहले बात करें टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो अगर हम वेलोसिटी के टाइप की बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसके बाद में आएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि हम इसको वेरिएबल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तीसरे नंबर पे आएगा आपका एवरेज वेलोसिटी, और चौथे नंबर पे आएगा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ भी बहुत हो रही है, इन सारे के सारे वेलोसिटी के हम टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में ही बच्चों स्पीड के न्यूमेरिकल भी आपको मिलेंगे, जिससे कि आप लोग अपने 11th के स्टैंडर्ड को और इम्प्रूव कर सकें और भी मेहनत कर सकें। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।